हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीडीपी की क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस है, डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, यूपी, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट एंड रीट। तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा इसके प्रीवियस जो हमारी वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर हम जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और बिना इसकी किए हुए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हर शिक्षार्थी अद्वितीय है। भाई, हर बच्चा अद्वितीय होता है, इसका क्या आशय होता है? कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता। सही बात है। सेकंड ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में कोई समान गुण नहीं होते, ना ही उनके लक्ष्य भी समान होते हैं, है ना। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठचर्या संभव नहीं है, ये गलत है। सभी बच्चों के लिए एक ही पाठचर्या, एक ही करिकुलम रहता है। अलग 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 बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि बेमेल कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था डी ट्रिपल एस बी में 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि हर शिक्षार्थी अद्वितीय है। भाई, हर बच्चा अद्वितीय है, इसका आशय क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि मतलब कि हर बच्चा जो है अपनी योग्यता, हर बच्चे की योग्यता अलग होती है, हर बच्चों की रुचि अलग होती है और बुद्धि में भी अलग अलग होते हैं। कोई मंद बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य बुद्धि का है ना। तो सबकी बुद्धि भी अलग ही होती है, समान नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। कोई भी जो व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। व्यक्ति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण है योग्यताओं, संभावनाओं, रुचियों, मनोभावों, आदतों, लक्षणों, आयु और लिंग आदि में अंतर है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को हम डिटेल में समझाएंगे। भले हम 5 ही क्वेश्चन क्यों ना करें, लेकिन उसको हम डिटेल में लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्कूली संस्कृति का कौन सा मानदंड शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है? ऑप्शन पहला है कि अत्यधिक उम्मीदें, प्रयोग, सहशासन, प्रशंसा, निर्णय लेने और देखभाल में भागीदारी। या फिर होगा प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार का जिक्र, सहशासन, अत्यधिक उम्मीद और भरोसा, विश्वास। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रशंसा, महत्वपूर्ण चीजों की सुरक्षा, अत्यधिक उम्मीदें, निर्णय लेना, देखभाल और हर्ष और विश्वास और आत्मविश्वास। या फिर है प्रशंसा, महत्वपूर्ण चीजों की सुरक्षा, अत्यधिक उम्मीदें, प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार का जिक्र। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमाया है। ये भी डी ट्रिपल एस बी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है कि स्कूली संस्कृति का कौन सा मानदंड शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है? बताओ। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पहला कहता है अत्यधिक उम्मीदें, प्रयोग, सहशासन, प्रशंसा, निर्णय लेने और देखभाल में भागीदारी। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार का जिक्र, सहशासन, अत्यधिक उम्मीद। ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है प्रशंसा, महत्वपूर्ण चीजों की सुरक्षा, अत्यधिक उम्मीदें, निर्णय लेना, देखभाल और हास्य और विश्वास और आत्मविश्वास। ये भी ऑप्शन गलत है। तो स्कूली संस्कृति का जो मानदंड है शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है। कैसे? प्रशंसा, महत्वपूर्ण चीजों की सुरक्षा के माध्यम से, अत्यधिक उम्मीदें, प्रयोग, ठोस समर्थन, ज्ञान के आधार का जिक्र, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ये भी डी ट्रिपल एस बी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षक के ज्ञान और गुणों में सन्निहित परिवर्तनों को सुगम बनाने हेतु अध्यापक को स्कूली संस्कृति में छात्रों को आत्मविश्वास, प्रशंसा, सुरक्षा, स्वतंत्र सृजनात्मक शक्ति और साहस की भावना का विकास करने के लिए प्रश्नों तथा सामग्रियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है कि हरग्रीवस ने विफल सुधारों पर साहित्य का संक्षिप्त विवरण दिया और उन्होंने कहा है कि शैक्षिक परिवर्तन लड़खड़ा या विफल हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन पहला है परिवर्तन पूरी तरह से एक अवधारणा है या उसे स्पष्ट से प्रदर्शित नहीं किया गया है या जाहिर है किसे लाभ होगा और किस कैसे छात्रों के लिए किस परिवर्तन को प्राप्त किया जाएगा उसे बताया नहीं गया है। सेकेंड ऑप्शन कहता है बदलाव बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी होते हैं ताकि शिक्षकों को कई मोर्चों पर काम करना पड़े या बहुत ही सीमित और विशिष्ट होते हैं ताकि कुछ वास्तविक परिवर्तन किया जा सके। तीसरा ऑप्शन कहता है परिवर्तन लोगों के लिए बहुत तीव्र होता है या बहुत धीमा होता है जिसे लोग अधीर या बोर हो जाते हैं और कुछ करने लगते हैं। ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। ये भी DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब क्या है। ऑप्शन पहला है कि नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। उत्तर परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है या फिर तर्क मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। ये DSSB में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन पहला कहता है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब क्या है कि नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है या फिर उत्तर परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है या तर्क मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। ये DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब यही होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों कि नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की छठी और उच्चतर अवस्था है ना, जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास जो सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था उसका ये छठवीं अवस्था है। इसके अनुसार क्या कहा था कि व्यक्ति जो है वो सार्वभौमिक मानव अधिकारों पर आधारित एक नैतिक मानक विकसित करता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नियमित अंतराल पर अन्य प्रबंधकों से मिलने, अनुभवों, चुनौतियों और समाधान को संज्ञा न करने, प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ का निर्णय करने और एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, अध्ययन चक्र, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध, सहकर्मी से सहकर्मी तक अध्ययन। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मी से सहकर्मी तक अध्ययन। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह सभी प्रकार की योग्यता व दक्षता को प्राप्त करने, नियमित अंतराल पर अन्य प्रबंधकों से मिलने, अनुभवों, चुनौतियों और समाधान को संज्ञा न करने, प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ का निर्णय करने और एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपनी स्थिति की समझ और सुधार लाने में एक सामान्य हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर का प्रबंधक, परावर्तन सत्र, नेटवर्क, प्रशिक्षण समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। ये DSSB 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, नेटवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क। देखिए नेटवर्क अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रबंधन आवश्यक है। अपनी स्थिति की समझ और सुधार लाने में एक सामान्य हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर का प्रबंधक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोत्साहन, संलग्न, ग्रहण,
अवलोकन और अध्ययन पर्यटन क्या प्रदान करता है? प्रबंधकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के समय विकल्प तलाशने में मदद प्रदान करता है। व्यवहारिक शिक्षा और आपकी जैसी परिस्थितियों का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसका उदाहरण प्रदान करता है। मुद्दों पर चर्चा और प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने या बेहतर बनाने में मदद प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कैसे? देखिए स्टडी टूर में क्या होता है ना, स्टडी जो टूर होता है इसमें व्यवहारिक शिक्षा और संबंध चुनौतियों को देखते हुए प्रबंधक इस बात को जानते हैं कि उपलब्ध संसाधन अच्छी प्रकार संगठित है व अच्छे परिणामों के लिए प्रयुक्त किया जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन सत्र अपनी स्थिति की समझ और उसमें सुधार लाने में एक सामान्य हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर से प्रबंधक। सेकंड है कि प्रबंधक और उनकी टीम अपने कार्य की समीक्षा करने के लिए नियमित समय निर्धारित करते हैं, उन क्षेत्रों को पहचानते हैं जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है और सेवा में सुधार करने के तरीके खोजते हैं। ऑप्शन तीसरा है कि मुद्दों पर चर्चा करने और प्रबंधन प्रणाली का विकास करने या उनमें सुधार करने में मदद करने के लिए मिलने वाले अध्ययन चक्र, समूह टी सदस्यों के समूह या फिर उपरोक्त सभी। देखिए DSSB किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कितने हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए DSSB एग्जाम को हल्के में नहीं लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर परावर्तन सत्र की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है परावर्तन सत्र के बारे में बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्योंकि परावर्तन जो सत्र होता है वो प्रबंधकों और उनकी टीम अपने कार्य की समीक्षा करने के लिए नियमित समय निर्धारित करता है और उन क्षेत्रों को पहचानते हैं जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है और सेवा में सुधार करने के तरीके भी खोजते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सहकर्मी अध्ययन तकनीकी में शामिल क्या है? नेटवर्क शामिल है, अध्ययन चक्र शामिल है, परावर्तन सत्र या फिर अध्ययन पाठ्यक्रम। बताइए पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही होगा, या दूसरा तीसरा, केवल पहला या फिर उपरोक्त सभी? बताओ जी। देखिए अगर सहकर्मी की बात करती हूँ, सहकर्मी अध्यापन तकनीकी में शामिल है, नेटवर्क शामिल है और अध्ययन चक्र शामिल है एंड परावर्तन सत्र, लेकिन अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर पहला दूसरा तीसरा, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी DSSB में क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन DSSB के हैं, है ना। अब KBS के भी लाएंगे, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, है ना। सारे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको प्रीवियस से लेकर आएंगे। चलो जी आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स लोगों की संतुलित भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। नेतृत्व, प्रबंधन, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रबंधन हो जाएगा। प्रबंधन दोस्तों लोगों की संतुलित भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। जो प्रबंधन होता है वो लोगों की संतुलित भागीदारी के माध्यम से किया जाता है ना। प्रबंधन में जो शामिल होता है वो है संगठन के संसाधनों का प्रयोग, संतुलित भागीदारी से करते हुए कार्य करना तथा संगठन के भीतर औपचारिक स्वरूप व नियम का निर्माण करना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीके में शामिल हो सकते हैं स्व शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध, उपरोक्त सभी। ये DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण, लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करना या फिर शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB KBS में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया है तो उसके पूछने के चांसेस हैं। बताओ NCERT की स्थापना कब की गई थी? देखिए अगर NCERT की मैं बात करती हूँ तो ये जो है इसकी स्थापना 1961 में किया गया था, है ना। NCERT की स्थापना 1961 में किया गया था। इसका जो संबंध है वो नर्सरी से 12th तक के स्कूलों की शिक्षा से है। NCERT के देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं। कौन कौन से? कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था। अजमेर है, भोपाल है, अजमेर है, भोपाल है, मैसूर है,
मैसूर है और भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर एंड शिलांग है। क्या है? शिलांग है। ठीक है, ये यहाँ ये 5 जगह है जहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहा है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? सभी को समान शिक्षा देना, उपलब्ध कराना, पूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना हेतु, पढ़ाई को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा प्रणाली से डिग्री को अलग करना। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये DSSB असिस्टेंट शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था। देखो जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि पूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना हेतु। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य होता है कि पूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना। देखिए 5 जून 1985 5 जून 1985 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के क्रम में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली का मूल्यांकन किया गया। तत्पश्चात 20 अगस्त उसके बाद में 20 अगस्त 1985 को शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम शीर्षक से मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसे नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना गया। नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से इसको जाना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ, क्या छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करना चाहिए? पढ़ाई का यही उद्देश्य होता है। या फिर छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना, या छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करना, या फिर छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। देखिए, अगर मैं पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ये DSSB में दोस्तों ये शायद 12 या 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हो ना कि ये PRT में भी, DSSB PRT में भी पूछा गया था क्वेश्चन और असिस्टेंट में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व होता है। ये मतलब कि किसी जैसे जो क्वेश्चन PRT में पूछा गया है वो असिस्टेंट में पूछा गया है, जो असिस्टेंट में पूछा गया है वो PRT में पूछा जाएगा। ऐसी बात है ना। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, बहुत ही अच्छी क्लास मिलने वाली है आप लोगों के लिए। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होते हैं। आज आप हमें 16 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। चलिए, और सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ ऐसे सिंबल होगा ना, वहाँ पर क्लिक कर आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे सिंबल में आप प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशनल फील हो, है ना, और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक है, चलो तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।